एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है बायोसाइट। और बायोसाइट में हम लोग घटना चक्र के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आर्थ्रोपोडा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आर्थ्रोपोडा के लगभग हमने 49 क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग 2 पार्ट इसके आ चुके हैं। तो आगे के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हमारे बाकी थे, तो जिसको हमने इस वीडियो में बनाने की कोशिश की है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को, आर्थ्रोपोडा की। पहला क्वेश्चन है, नर पैलिमोन में अपेंडिक्स मैस्कुलिना स्थित होता है। अपेंडिक्स मैस्कुलिना किस में स्थित होता है? सेकंड वॉकिंग लेग में, सेकंड प्लियोपोड में, थर्ड प्लियोपोड में, एंटीन्यूलिन में, प्रसृंगिकाओं पर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सेकंड प्लियोपोड में। नर पैलिमोन जो होता है, मेल पैलिमोन है, उसमें अपेंडिक्स मैस्कुलिना किस में स्थित होता है? सेकंड प्लियोपोड में। अगला इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पैलिमोन में उदर भाग जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन 6 खंडों में बटा होता है। जो पैलिमोन है उसमें जो स्टमक है, एब्डोमेन है, वो 6 खंडों में बटा होता है। प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी एब्डोमिनल अपेंडेज होते हैं जिन्हें प्लवपाद कहते हैं। पहले 5 जो प्लियोपॉड होते हैं तैरने के काम आते हैं, और छठा पुष्पक होता है। नर में सेकंड प्लियोपॉड जो होता है पर एक रॉड की तरह की संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं अपेंडिक्स मैस्कुलिना कहते हैं। यह इसे मादा से भिन्न करता है, मादा में यह नहीं होता है। अपेंडिक्स मैस्कुलिना जो है सेकंड प्लियोपॉड में होता है। ये इसको अलग करता है फीमेल पैलिमोन से। अगला क्वेश्चन, बॉम्बेक्स मोराई किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बॉम्बेक्स मोराई किसके अंतर्गत आता है? लेपिडोप्टेरा, डायप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा एंड नन। तो इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, किसी में भी नहीं आता। तो ये किस में आता है? सिल्क वर्म है ये। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बॉम्बेक्स मोराई, जिसे सामान्यतः सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ कहते हैं, एक प्रकार का मॉथ होता है। इसका वर्ग इंसेक्टा है, जो कि ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में होता है। अगला, दीमकों द्वारा प्रदर्शित ट्रोफोलैक्सिस होता है। ट्रोफोलैक्सिस क्या होता है? सदस्यों के बीच रासायनिक संवाद होता है। 2 लिंगों के बीच फेरोमोन आधारित युग्मन होता है। सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? दीमक एक सामाजिक कीट है। इसका राइट आंसर है सी, सदस्यों के बीच परस्पर भोजन का आदान प्रदान। देखिए, ये अपने भोजन का भी आदान प्रदान कर रहे हैं। ये है एक सामाजिक प्राणी। तो अगले को इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? इसमें एक्सप्लेनेशन दिया नहीं गया है, हम बताते हैं आपको। दीमकों द्वारा जो ट्रोफोलैक्सिस है, ट्रोफोलैक्सिस क्या होता है? दीमक क्या है? एक सामाजिक कीट है, और कॉलोनी में एक सदस्य की तरह रहता है। विभिन्न प्रकार के सदस्य यहाँ पर होते हैं। इनके बीच जो सदस्यों के बीच होता है, वो भोजन का आदान प्रदान होता है। जो भोजन का आदान प्रदान हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ फूड, इसी को बोलते हैं ट्रोफोलैक्सिस। एक्सचेंज ऑफ फूड को ही कहा जाता है। दीमक में कॉलोनी में बनाकर रहते हैं, इसमें कई तरह के सदस्य होते हैं, तो इनमें भोजन का आदान प्रदान होता है। तो इसे कहते हैं, चूँकि ये कॉलोनी में रहते हैं और कई सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं, इसीलिए इसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और देखिए, ये लोग भोजन का भी एक्सचेंज कहते हैं, और जो भोजन का इनमें एक्सचेंज होता है, इसको ट्रोफोलैक्सिस कहते हैं। ट्रोफोलैक्सिस शब्द इसी तरह से आ सकता है कि ट्रोफोलैक्सिस किस चीज़ से संबंधित है, उनमें क्या होता है, किस में होता है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रोथोरैसिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। प्रोथोरैसिक ग्रंथियाँ किस में पाई जाती हैं? टीनिया सोलियम, टीनिया पेरिप्लेनेटा, पाइला हेरोडिनेरिया। तो इसका राइट आंसर है पेरिप्लेनेटा। हम आर्थ्रोपोडा को पढ़ भी रहे हैं। पेरिप्लेनेटा प्रोथोरैसिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या होता है इसमें? पेरिप्लेनेटा कॉकरोच में 3 प्रकार का, तो पेरिप्लेनेटा कॉकरोच का ही नाम है, जूलॉजिकल नाम।
3 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इनमें कितने प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? 3 तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसको कार्पोरा एलाटा, कार्पोरा कार्डियाका, प्रोथेरेसिक ग्रंथियाँ होती हैं। तो इसमें क्या होता है? मोल्टिंग हार्मोन सिक्रेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? पेरिप्लिनेटा में प्रोथोरेसिक ग्रंथि पाई जाती है। 3 तरह की ग्रंथियाँ इसमें पाई जाती है, प्रोथोरेसिक, कार्पोरा एंड कार्पोरा एलांटा। अगला क्वेश्चन, तो ये क्या करते हैं? मोल्टिंग हार्मोन या फिर एकाइडोसोन का स्रावण करते हैं, सिक्रेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकड़ियों के स्पिनरेट्स को सिल्क युक्त धागों का स्रावण करते हैं, स्थित होते हैं। ये कहाँ पर स्थित होते हैं? जो सिल्क का धागों का स्रावण करते हैं वो स्पिनरेट्स, वो कहाँ पर होते हैं? गुदा के अग्र भाग पर, मुख में, चिलिकेरी में, पेडिपेल्पी में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर है ए, इंटीरियर ऑफ द एनस। ये गुदा के अग्रभाग पर स्थित होते हैं, इंटीरियर ऑफ द एनस फर्स्ट। तो ये जो ग्रंथियाँ होती हैं, स्पिनरेट्स ग्रंथियाँ होती हैं जो कि सिल्क का स्रावण करती हैं, वो एनस के इंटीरियर भाग में उपस्थित होती हैं। तो इसका एक एक्सप्लेनेशन इसमें क्या है कि जो मकड़ियाँ होती हैं, जो मकड़ी होती है, इसमें 2 भाग होता है। शरीर के 2 भाग होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं। शरीर के 2 मुख्य भाग होते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोसोमा तथा ओपिस्थोसोमा। जिसको बोलते हैं प्रोसोमा और ओपिस्थोसोमा। प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा 2 भाग होते हैं, प्रोसोमा एंड ओपिस्थोसोमा। जो मकड़ियाँ होती हैं, इनके 2 भाग होते हैं, प्रोसोमा तथा ओपिस्थोसोमा। ओपिस्थोसोमा में स्पिनरेट या स्पिनिंग सेल होते हैं। इसमें जो है स्पिनरेट सेल होती हैं। जो स्पिनरेट सेल की बात हो रही है, स्पिनरेट सेल की बात हो रही है, वो ओपिस्थोसोमा में होती है, और जो कि एनस के अग्रभाग पर स्थित होते हैं। ये जाला निर्माण के लिए सिल्क युक्त धागों का निर्माण करते हैं। तो ये जो जाला बनाने के लिए ये जो बुनते हैं, ये जो स्पिनरेट सेल्स होती हैं, ये ओपिस्थोसोमा में होती है और एनस के इंटीरियर पार्ट में होती हैं और जाला बनाते रहते हैं। सिल्क युक्त धागे का ये श्रावण करती हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, कॉकरोच की कोलेटरल ग्रंथियों का क्या कार्य होता है? कोलेटरल ग्रंथियाँ जो क्या काम होता है? पाचन, ककून निर्माण, मैथुन, निषेचन। तो इसका कार्य है ककून का निर्माण करना, ककून का फॉर्मेशन ऑफ ककून। तो इसमें कोलेटरल जो ग्रंथियाँ होती हैं, कोलेटरल ग्रंथियाँ किसमें होती हैं? फीमेल जो कॉकरोच होता है उसमें पाई जाती हैं। फीमेल कॉकरोच में ये पाई जाती हैं। और निषेचन के बाद इन ग्रंथियों द्वारा जो स्रावित पदार्थ से निषेचित अंडे, फर्टिलाइज्ड एग्स के चारों ओर एक खोल का निर्माण हो जाता है। इस संरचना को ही ऊथिका या ककून कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ से निषेचित अंडे के चारों ओर, जो अंडे निषेचित हो गए हैं, अब इनके चारों ओर एक खोल का निर्माण हो जाता है। ये जो खोल का निर्माण हो जाता है, एक पदार्थ स्रावित करते हैं और एक खोल का निर्माण कर देते हैं और निषेचित अंडे इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं ककून। इसी को बोला जाता है ऊथिका या ककून। और ये कहाँ पर होता है? ये कौन करता है? ये कोलेटरल ग्रंथियाँ करती हैं। इनका कार्य होता है, कोलेटरल ग्रंथियों का क्या काम है? ककून का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन, शहद की मक्खी में वैगल नृत्य का अर्थ है। वैगल नृत्य क्या होता है? शहद की मक्खी जो बीज होती हैं वो वैगल डांस करती हैं।
तो जो ये किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, प्रजनन, संदेश पहुंचाने का कार्य, भोज्य पदार्थों के स्रोत की ओर जाना, विदेशी बाह्य तत्वों को मारना। तो इसका राइट आंसर है संदेश पहुंचाने। वैगल डांस किस लिए होता है? संदेश पहुंचाने का काम होता है। वैगल डांस किस लिए होता है? ये संदेश पहुंचाती हैं। जो शहद की हनी बी है, इसमें दो तरह के नृत्य होते हैं, दो तरह का डांस होता है, डांस देखा गया है। इनकी उसमें क्या होता है, जिसके माध्यम से ये संदेश पहुंचाती हैं, ये संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। ये जो संदेश पहुंचाती है, ये बताती हैं कि भोजन का स्रोत कहाँ पर है। यदि स्रोत नज़दीक होता है, अगर बहुत ही नज़दीक है स्रोत, तो ये गोलाकार घूमते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं, ये डांस करेंगे। और अगर दूर है तो ये वैगल डांस करते हैं, टेल वैगिंग करते हैं। टेल वैगिंग करते हैं तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो है दूर है। अगर राउंड राउंड घूम रही हैं, राउंड राउंड डांस, और ये जब दूर होता है तो ही बताती हैं वैगल डांस है, कि जो हमारा जो फूड का सोर्स है वो बहुत दूर है, तब ये वैगल डांस करती हैं। जो इनका पूंछ रहता है, इसको हिलाती हैं। तो इसी को बोलते हैं टेल वैगिंग या फिर वैगल नृत्य कहा जाता है। तो ये बताता है कि जो फूड है वो दूर है, और ये बताता है जब राउंड कर रही हैं तो फूड पास है। मतलब ये भी संदेश पहुंचाने का ही कार्य करती हैं। भोजन के संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाता है वैगल नृत्य द्वारा। जाना नहीं, ये भोज्य पदार्थ की ओर जाना नहीं, बल्कि संदेश पहुंचाना। अगला, इन बी वैगल डांस इज मीन्ड बाय कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन, शहद की देखिए यहाँ दिया गया है एक्सप्लेनेशन। शहद की मक्खी हनी में दो तरह के डांस देखे गए हैं इनकी भाषा में, जिसके माध्यम से संदेश पहुंचाती हैं। संदेश भोजन के स्रोत को बताने के लिए होता है। यदि स्रोत नज़दीक होता है तो गोलाकार डांस करती हैं, नज़दीक है तो गोलाकार डांस, और अगर दूर होता है तो कौन सा डांस करती हैं? वैगल नृत्य या फिर दुम अभिलोदन, टेल वैगिंग प्रदर्शित करती हैं। अगला, दुम अभिदोलन, टेल वैगिंग डांस इज़ द लैंग्वेज ऑफ सिल्क वार्म, लैक वार्म, हनी बी, फिशेस। तो दुम अभिदोलन क्या है? मधुमक्खियों में हो रहा है। यही टेल वैगिंग बता रही हैं संदेश पहुंचाने की खाना कहाँ है, बहुत भोज्य पदार्थ का जो स्रोत है वो दूर है। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य क्या होता है? नाच का उद्देश्य संदेश पहुंचाना, जनन, भोजन के स्रोत की सूचना, विदेशी मक्खियों का विनाश, मनोरंजन। तो इसका राइट आंसर है भोजन के स्रोत की सूचना देना। पेरिपेटस में आर्थ्रोपोडा की समान संरचना होती है। पेरिपेटस में इसकी समान संरचना खंड युक्त सेगमेंटेड मेटानेफ्रीडिया, सेगमेंटेड मेटानेफ्रीडिया, पेयर्ड अपेंडेज, सिलिएटेड रिप्रोडक्टिव डक्ट, डॉर्सल ऑसिलेटेड हार्ड। तो इसका राइट आंसर है जोड़ीदार उपांग, मतलब पेयर्ड, ये क्वेश्चन पेयर्ड अपेंडेज, इसका राइट आंसर पेयर अपेंडेज। इसका देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पेरिपेटस को एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी कहा जाता है। मोलस्क, पेरिपेटस को एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, और इसमें दोनों संघों के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। इसमें आर्थ्रोपोडा के समान जोड़ीदार, जो आर्थ्रोपोडा जो पेरिपेटस है वो किसके बीच की कड़ी है? एक तो इधर आ गया है पेरिपेटस है, इधर है एनिलिडा, इधर है आर्थ्रोपोडा और इधर है एनिलिडा। तो आर्थ्रोपोडा का क्या है? अपेंडेज है, जो कनेक्टिंग लिंक है। अपेंडेज कैसे हैं? जॉइंट अपेंडेज है, जोड़ीदार टांगे हैं, और संयुक्त नेत्र है, कंपाउंड आई है, ट्रैकी है, क्यूटिकल नहीं होती है, जबकि खंडयुक्त नेफ्रीडिया होती है। तो ये सारे कैरेक्टर क्या है? आर्थ्रोपोडा के हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सामाजिक कीट है? कैलोटर्मस, साइमेक्स, बॉम्बेक्स, मैंटिस। तो इसका राइट आंसर है कैलोटर्मस। ये कॉलोनी में समूह में रहते हैं, और इनके सदस्यों के बीच परस्पर सहयोग भाव रहता है, सामाजिक जंतु कहलाते हैं। कैलोटर्मस एक
ऐसा कीट है जो कैसा है, सामाजिक है, कैलोटर्मस ये कीट है। अगला, दीमकों की आहार नाल में पाए जाने वाले प्राणिक साभी होते हैं। प्राणिक साभी परजीवी, सहजीवी, सहभोजी, आखेटक। तो इसका राइट आंसर है सिम्बायोटिक, सिम्बायोंट्स होते हैं। दीमक की जो आहार नाल होती है उसमें जू फ्लैजिलेट्स पाए जाते हैं। जू फ्लैजिलेट्स सहजीवी होते हैं, इसीलिए जू फ्लैजिलेट्स सहजीवी होते हैं। ये प्राणिक साभी दीमक की आहार नाल में उपस्थित जीवाणुओं का लकड़ी आदि के विखंडन में से ये क्या करते हैं, जो क्या क्वेश्चन है, आहार नाल में जो इनका आहार नाल होता है उसमें जू फ्लैजिलेट्स होते हैं। ये जो लकड़ी वकड़ी रहती है उसको पचाने में ये काम आते हैं, सहायक होते हैं, सिम्बायोंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन। जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, लकड़ी आदि के विखंडन में सहयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सिल्क वर्म की ककून निर्माण के बाद की प्रक्रिया क्या होती है। इसके बाद जब सिल्क वर्म का ककून का निर्माण हो जाता है उसके बाद क्या होता है, थीमिंग, रिपेयरिंग, स्टफलिंग, प्रूनिंग। तो इसका राइट आंसर है स्टफलिंग। इसके बाद की प्रक्रिया क्या है, स्टफलिंग कहलाती है। ककून निर्माण के बाद की प्रक्रिया स्टफलिंग कहलाती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिल्क वर्म में ककून निर्माण के बाद ककून को गर्म जल या ओवन में रख दिया जाता है, जिससे इसके अंदर का जो प्यूपा रहता है वो मर जाता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्टफलिंग। प्यूपा रेशम को काटकर बाहर निकलता है, इसलिए इसे मार दिया जाता है। अच्छा, प्यूपा का काम क्या होता है कि प्यूपा तो इसलिए होता है, वो रेशम का निर्माण करता है प्रोटेक्शन के लिए। तो अब जो है हमें रेशम की तो ज़रूरत है लेकिन प्यूपा की ज़रूरत है नहीं, रेशम निर्माण कर चुका है। अब प्यूपा जो है इसको काट के बाहर निकलेगा, इसलिए हमें तो रेशम को काटना नहीं है, इसलिए इसको प्यूपा को यहीं पर मार दिया जाता है। तो सिल्क वर्म में ककून निर्माण के जो बाद ककून को गर्म जल में डाल दिया जाता है, हॉट वाटर में डाल दिया जाता है इसको पूरा को। जब हॉट वाटर में डाल दिया जाता है या फिर ओवन में, तो ये जो प्यूपा रहता है ये मर जाता है और सिल्क सुरक्षित रह जाता है। इसको बोलते हैं स्टफलिंग। घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है निम्फ, मैगॉट, इमेगो एंड टम्बलर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है मैगॉट। इसका राइट आंसर है मैगॉट। लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई, घरेलू जो मक्खी होती है उसके लार्वा को क्या बोलते हैं, मैगॉट बोलते हैं, मैगॉट कहते हैं। और ये सफ़ेद मुलायम सिलेंडर के आकार का और लेग लेस होता है। जो अपेंडेज होते हैं वो नहीं होते हैं, इसमें सिर का भाग भी नहीं दिखाई देता है लार्वा में, हाउस फ्लाई के लार्वा में। घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगॉट या ग्रब कहते हैं। मैगॉट या ग्रब कहते हैं, मतलब मैगॉट भी कह सकते हैं, ग्रब भी कहा जाता है। ये टर्म बढ़िया है तो ये आ सकता है। मैगॉट या ग्रब कहते हैं, मैगॉट या ग्रब कहते हैं हाउस फ्लाई के लार्वा के। ये सफ़ेद और मुलायम होता है, सिलेंडर के आकार, इसके सिर का भाग दिखाई नहीं देता है मैगॉट की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। घरेलू मक्खी एंथ्रेक्स, मच्छर एनाफिलीज, इंसेफेलाइटिस, खटमल गोनोरिया, मूसक पिस्सू प्यूबोनिक प्लेग, सियर रैट फ्ली, बवोनी प्लेग। तो इसका राइट आंसर है 1 हाउस फ्लाई एंथ्रेक्स। घरेलू मक्खी का संबंध एंथ्रेक्स से है, एंथ्रेक्स बीमारी से नहीं है। पूछा गया है कौन किससे संबंधित नहीं है। इसका घरेलू मक्खी का संबंध डायरिया से है, कॉलेरा से, ये सब चीज़ करती है, जबकि मच्छर से मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस होता है। लेकिन घरेलू मक्खी एंथ्रेक्स से संबंधित नहीं है। यह पेचिस हैजा आदि रोग का कारक होता है। जुइया लार्वा का रूप है। जुइया लार्वा किससे संबंधित है, का परिवर्तित रूप क्या है। माइसिस, एलिमा, मेगालोपा, साइप्रिस। तो इसका राइट आंसर है ये
माइसिस। इसका राइट आंसर है माइसिस। माइसिस जुइया लार्वा का जो परिवर्तित मतलब माइसिस भी कहा जाता है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जुइया लार्वा डेकापोड्स क्रस्टेशियन का प्रमुख लार्वा होता है। कुछ डेकापोड्स में जुइया मेटाजुइया में परिवर्तित होता है, जबकि जो श्रिम्प है, श्रिम्प तथा लोबस्टर है, माइसिस है, लार्वा में परिवर्तित होता है। साइप्रस नेपिलस लार्वा में परिवर्तित होता है। कुछ में जुइया मेटाजुइया बनने के बाद यह मेगालोपा लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन होते हैं। जुइया लार्वा डेकापोड्स क्रस्टेशियन का एक प्रमुख लार्वा है। डेकापोड्स क्रस्टेशियन का एक प्रमुख लार्वा है। और डेकापोड्स में जुइया मेटाजुइया में परिवर्तित हो जाता है। डेकापोड्स में जुइया जो होता है मेटाजुइया में परिवर्तित होता है, मेटाजुइया में परिवर्तित होता है। जबकि जो श्रिम्पस है लोबस्टर्स में, और यह माइसिस लार्वा में परिवर्तित होता है। माइसिस लार्वा में परिवर्तित होता है। साइप्रस लार्वा नेपिलस लार्वा में, साइप्रस जो लार्वा है वह नेपिलस लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से परिवर्तन लार्वा में होता है। अगला क्वेश्चन, कीटों में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से एक के लिए यह परिभाषा सही नहीं है। उसका आंसर क्या है? तिलचट्टा, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इसका राइट आंसर है सी, मच्छर। मच्छर में ऐसा नहीं होता है। मच्छर में 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं। 3 जोड़ी वक्षीय पाद तो होते हैं, परंतु पंख केवल जो पंख है वो 1 जोड़ी होता है, 2 जोड़ी नहीं होता है, वो 1 जोड़ी पंख होता है। जो मच्छर है उसमें 1 जोड़ी पंख होता है और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं। जबकि बाकी आर्थ्रोपोड्स में जो कीट होते हैं उसमें ऐसा होता है। बाकी कीट में 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी वक्षीय पाद होते हैं, जबकि इसमें मच्छर में 3 जोड़ी वक्षीय पाद तो होते हैं, लेकिन जोड़ी एक होता है, 1 जोड़ी पंख होता है। दूसरी जोड़ी के पंख बैलेंसर में रूपांतरित हो जाते हैं, और जो दूसरा वाला होता है वो बैलेंस का काम करता है, तो बैलेंसर में चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा कीट बिना चिम्बुकास्थि का होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट इज विदाउट मैंडिबल्स? तो इसका राइट आंसर है ए, मस्का। इसका राइट आंसर है मस्का। मस्का में ही मैंडिबल्स नहीं होते। एनाफिलीज, एपिस, ब्लैटा सब में होते हैं, लेकिन मस्का में नहीं होते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है, जो कीट होते हैं मैंडिबल्स के 1 जोड़ी मुख उपांग होते हैं, 1 जोड़ी होता है। जो इनका मुख उपांग होता है वो 1 जोड़ी होता है, 1 जोड़ी होता है, जिसका मुख्य और प्रमुख काम क्या होता है कि खाद्य जो भोजन होता है, फूड को उसको पकड़ना होता है। मैंडिबल्स का काम होता है फूड को पकड़ना, तोड़ना और खाना, शत्रुओं से रक्षा करना, ये भी काम होता है। मस्का में नहीं होता है, जबकि बाकी में मैंडिबल्स होता है। तो मैंडिबल्स का काम क्या होता है? जो फूड होता है उसको पकड़ता है, कैच करना, उसको ब्रेक करना और उसको खाना, जो कि सब में होता है। ब्लैटा, एनाफिलीज, एपिस सब में होता है, लेकिन मस्का में नहीं होता है। तो ये थे आर्थ्रोपोडा के लगभग 60 क्वेश्चन जो हमने कवर किए। कल हम लोग मोलस्का के क्वेश्चन करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।